सिंधु सभ्यता के मुहरों में एक श्रृंगी में सम्यक एक श्रृंगी ज़्यादा संख्या में मिला है। उस पर कम अक्षर वाले मोहरों की भी चर्चा हुई है। ऐसे भी सिंधु सभ्यता के मोहरों पर 1 दर्जन से ज़्यादा कम ही एक मुहर ऐसे मिली है जो 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतीक अक्षर रहे हैं। वर्तमान मुहर को आप देख रहे हैं, एक वृत्त के अंदर 6 डंडे हैं। पहले भी इसकी चर्चा हुई है। यह मन की अवस्था को दिखा रहा है। जब स्मृति में मन और बुद्धि एक हो जाता है तब इस अवस्था को हम देखते हैं, या उस चीज़ का ये प्रतीक है। तो ये मन की अवस्था को बतला रहा है। जब मनोवृत्ति एक हो जाती है, स्मृति मन और बुद्धि एक विषय पर हो जाता है, उसको छांटना अलग करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस अवस्था का प्रतीक है, मन की अवस्था का प्रतीक है। दूसरा जो अक्षर है, एक चौकोर की आकृति है। उसके चारों कोने पर चौकोर है, फिर बीच में वृत्त है, उसके बाद क्रॉस है, एक सतत है। सतत किस चीज़ का प्रतीक है? प्रवृत्ति का, सततता का प्रतीक है। और जो ऊपर में अगर बाहरी आकार का, आकृति का अगर हम अध्ययन करें तो ऊपर में उल्टा भी है और नीचे में सीधा भी है। उल्टा भी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और निचला भी जो है वह भोग का प्रतीक है। और ये महत्वाकांक्षा और भोग जहाँ भी मिलता है उसके बीच में आकाश एक केंद्रीय विषय के रूप में रहता है, और उसमें भी अंत में किसी न किसी रूप में आकाश केंद्रीय विषय के रूप में। इस मुहर में जो प्रतीक अक्षर है, उसमें जिस मुहर प्रतीक अक्षर की चर्चा चल रही है, उसके नीचे जो एक श्रृंगी का जो लिंग है, वो लिंग के सामने है, यानी आकाश के बारे में वो बता रहा है। तो मन है और उसके बाद आकाश का प्रतीक है, उसके बाद स्मृति का प्रतीक है, संकल्प का प्रतीक है। संकल्प क्या है? एकदम श्योर सर्टेन है कि यह है, आकाश है, शून्य है, उस चीज़ का प्रतीक है। ये प्रतीक अक्षर उल्टा वाई जैसा लग रहा है, तो यह संकल्प का प्रतीक है। और स्मृति का प्रतीक है, स्मृति का प्रतीक है। और जो शुरू का जो अक्षर है, पक्षी जैसा लग रहा है, आकाश है और एक श्रृंगी और कान के, एक सींग और कान के बीच में है। क्या आत्मा, आत्मिक ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त ज्ञान, दोनों के बीच में यह बना हुआ है। यह बुद्धि का प्रतीक है कि दोनों के बीच में हम समन्वय को स्थापित करते रहें। तो प्रतीक अक्षरों को जैसे जैसे गहराई में आप जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अनुभूति बढ़ते जाएगी और आप उसके बारे में समझ लेंगे। तो इस तरह से एक सम्यक मनोवृत्ति को दर्शा रहा है। पहला लेटर जो पूंछ की तरफ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मन, उसके बाद आकाश, उसके बाद स्मृति, उसके बाद बुद्धि है। अगर हम सिंह की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो बुद्धि है, स्मृति है, आकाश है और उसके बाद मन है। तो ये मनोवृत्ति को दर्शा रहा है। और एक ही अक्षर स्मृति को अलग अलग अक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है, मन को अलग अलग अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, बुद्धि को और स्मृति को अलग अलग अक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है, आकाश को अलग अलग अक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। क्योंकि जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहती हैं। हम गुलाब के फूल को भी देख रहे हैं। एक फूल ओरिजिनल हुआ जो वृक्ष में लगा हुआ है, वही गुलाब को अगर तोड़ लेते हैं तो उसको अलग ढंग से डील कर रहे हैं। अगर उसी गुलाब के चित्र अगर बना रहे हैं तो वह गुलाब का ही, लेकिन चित्र है तो उसको अलग ढंग से डील कर रहे हैं। गुलाब को अगर धातु के प्लेट पर क्या रह गया है तो वह गुलाब ही है, लेकिन उसको अलग ढंग से डील किया जा रहा है। इस तरह एक ही विषय, वृत्ति का जो अलग अलग हिस्सा है, उसी वृत्ति के हिस्से को अलग अलग ढंग से सिंधु सभ्यता में डील किया गया है, जितने भी अक्षर है। अब इसमें वृत्ति का अध्ययन अनुभूति के अनुसार आपकी जो वृत्तियाँ हैं
वह बदलती गई हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है, जान लेने की ज़रूरत। और वृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है। सम्यक वृत्ति और असंतुलित वृत्ति, तो उसके लिए फिर अलग अलग अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से इस एक श्रेणी में आपने देखा कि सम्यक मनोवृत्ति को अभिव्यक्त कर रहा है और सम्यक वृत्ति को अलग अलग मोड़ों में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है।